हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे चर्चा करेंगे ज्योतिष में एक महत्वपूर्ण योग बनता है जिसका नाम है चंद्रमा और गुरु से मिलता है। इसको बोलते हैं गज केसरी योग। सुनने में बहुत आकर्षक है, गज केसरी योग। हमारे शास्त्रकार इस योग की हर जगह उन्होंने महत्ता स्थापित की है। बहुत व्यापक महत्व है इसका और इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की है इस योग की। तो आज इस वीडियो पे चर्चा करेंगे गज केसरी योग कैसे बनता है, यह इतना फल कैसे देता है, ज्योतिष शास्त्र में इतना महत्व क्यों है और कहाँ कहाँ यह योग अधिक फल देगा, किन किन राशियों में अधिक फल देगा, किन किन भावों पे अधिक फल देगा। भाव की चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज से बात करेंगे ज्योतिष में कैसे यह आपकी कुंडली में कैसे यह योग बनता है। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आप देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको पसंद आएगा, तो आप लाइक करिए, दूसरों की जानकारी के लिए शेयर करिए। अगर कुछ पॉइंट्स आपको बताने हैं या नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो चर्चा गुरु और चंद्रमा की युति। गज केसरी। गुरु ज्ञान का ग्रह है और चंद्रमा मन का। मन अगर ज्ञान में लग जाए, मन मान ले, ज्ञान को मन की ऊंचाई मिल जाए तो बहुत ऊपर निकल जाता है। हम जब अध्ययन करते हैं तो हमारा मन ही तो नहीं कहता, मन कहता कुछ और कर ले। तो यहाँ पे ज्ञान और मन दोनों का मिलन। गुरु कौन है? गुरु गुरु हैं। किसके गुरु हैं? देवताओं के गुरु हैं, संसार के गुरु हैं। काम क्या है? सही चीजों को सही ढंग से संचालित करना। देवताओं के गुरु हैं। देवताओं को बताते हैं कि कौन सी चीज कहाँ कैसे करनी है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड बढ़िया से चल सके, जो परमात्मा ने ब्रह्मांड की संरचना की है वो बेहतर ढंग से काम कर सके, इसके लिए गुरु देवताओं को ज्ञान देते हैं कि आपको अमुक कार्य अमुक समय में करना चाहिए, इतने मात्रा में करना चाहिए। तो गुरु क्या है? ज्ञान के कारक है। चंद्रमा मन के कारक है। इन दोनों का जो योग है वो कुंडली में कहते हैं गज केसरी योग। कालपुरुष की कुंडली में अगर आप देखें तो चंद्रमा भूमि भवन वाहन, जो सुख का स्थान है, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। सुख का जो मूल है वो चंद्रमा है, क्योंकि सुख मानने का विषय है। अगर आप मान लेते हैं कि आप दो रोटी में सुखी हैं तो आप सुखी हैं। किसी के पास करोड़ों की संपदा है, वो सुखी महसूस नहीं कर पा रहा तो सुखी नहीं रहेगा। इसलिए जो चतुर्थ भाव है वो चंद्रमा के प्रतिनिधित्व में आता है। अब भूमि भवन वाहन, लग्जरियस गाड़ी। पहले क्या होता था, वाहन के लिए जो सर्वोत्तम वाहन माना जाता था वो हाथी का माना जाता था। अब हाथी का समय तो रहा नहीं, इसीलिए इसको गज केसरी योग कहा गया। हाथी का वाहन मिलेगा आपको, हाथी की सवारी मिलेगी। गज के ऊपर केसरी का सवार होना माने आपको भू संपदा व्यापक मात्रा में मिलेगी, आपके पास प्रॉपर्टी बहुत होगी, आपको हाथी वाले सवारी मिलेंगे। गुरु क्या है? आपके कालपुरुष की कुंडली में गुरु नवम के स्वामी है, भाग्य के स्वामी है, धर्म के स्वामी है। गुरु कुंडली में सर्वाधिक शुभ ग्रह है, क्योंकि सर्वाधिक भावों के कारक हैं। धन के कारक हैं, बुद्धि के कारक हैं, विद्या के कारक हैं, भाग्य के कारक हैं, आय के कारक हैं। तो इतनी चीजें जब आपके मन से कनेक्ट होंगी तो इतनी चीजों की वृद्धि होगी। एक और बात यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, अगर चंद्रमा शुभ है तो बहुत शुभ देता है। शुभ चंद्रमा है तो इतना शुभ है कि फिर भोले भंडारी ने उसको अपने मस्तक पे धारण कर लिया है। भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने मस्तक पे धारण कर लिया है, यदि शुभ है तो। और यदि अशुभ हुआ तो, अशुभ हुआ तो गुरु पत्नी गमन भी करता है। मन ही तो है, मन कहाँ चंचल हो जाएगा, चंद्रमा की रेस कहाँ पे आपको पथभ्रष्ट कर देगी,
इसलिए यह चंद्रमा गुरु को अपने घर में उच्चता प्रदान करता है, गुरु को ऊंचा उठा देता है। कर्क में ही गुरु को उच्चता मिलती है, लेकिन चंद्रमा गुरु को अपने मूल त्रिकोण राशि से अष्टम होना पड़ता है। नवम से अष्टम चतुर्थ भाव में गुरु को उच्चता मिलती है। मतलब पॉइंट नोट करके रखिएगा, अगर दूर तक समझना है तो गुरु नवम से अष्टम हो रहे हैं, माने नवम की चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा, तब चंद्रमा आपको उच्चता प्रदान करेगा। आपके अपने मूल त्रिकोण को छोड़ना पड़ेगा, मूल स्वभाव को भी छोड़ना पड़ सकता है उच्चता ग्रहण करने के लिए, यह इसका तात्पर्य है। क्योंकि आप देख लीजिए, धनु से अष्टम चंद्रमा, अष्टम कर्क में जब गुरु जाते हैं तब उच्चता प्राप्त होती है। अष्टम किसका होता है? सब कुछ खपा देना, मृत्यु को प्राप्त कर जाना, नई चीज़ों के सृजन का। तो यहाँ पे गुरु ज्ञान के ग्रह है, गुरु धन संपदा के कारक हैं, चंद्रमा मन के कारक हैं। तो जब गुरु और चंद्रमा की युति होती है तो ज्ञान की युति होती है, ज्ञान की नदी बह चलती है। चंद्रमा जल का कारक है, नदी का कारक है, तो नदी का जो वेग है ना, गुरु ज्ञानमयी बना देता है। तो ज्ञानमयी नदी का स्वरूप होता है गुरु चंद्रमा युति। गज केसरी योग ज्ञानमयी नदी आप कह सकते हैं, ज्ञान का स्रोत। जो चंद्रमा है चतुर्थ भाव है, तो चतुर्थ भाव हमारे भू संपदा के साथ साथ चंद्रमा चांदी का प्रतिनिधित्व करता है और गुरु सोने का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जब आप देखें चंद्रमा के आपको स्टोन पहनाना हो तो चांदी के आप स्टोन पहनाते हैं, और गुरु का स्टोन पहनाना हो तो आप स्वर्ण पहनाते हैं। मतलब गज केसरी योग में आदमी को सोना चांदी भी बहुतायत मात्रा में मिलता है। इस संसार की सबसे अमूल्य संपदाएं यही हैं। गुरु गुरुता देता है, गुरु ज्ञान देता है, वाणी के माध्यम से, विद्या के माध्यम से, कर्म के माध्यम से, भाग्य के माध्यम से आय में वृद्धि करेगा। गुरु जीवन के कारक हैं। अगर आप थोड़ी बृहद में जाएं तो गुरु जीव हैं, और चंद्रमा क्या है? उसको आगे बढ़ाने वाले जल की मात्रा शक्ति है। तो अब जब आप क्रोमोसोम में भी जाएंगे ना, तो वहाँ पे भी दोनों की युति का बहुत व्यापक महत्व है। तो जब भी आपके कुंडली में गज केसरी योग बनता है, मतलब आपके मन, आपकी बुद्धि दोनों साथ साथ काम करने वाले होंगे। जिस व्यक्ति के मन और बुद्धि दोनों साथ मिलकर काम करने वाले हों, उस व्यक्ति को कोई रोक नहीं सकता। मन ही है जो काम करने से हमें भटकाता है, मन ही है जो कहता है बस बहुत हो गया, अब नहीं करना है। और ज्ञान का ग्रह अगर मन के साथ बैठ जाए या इन दोनों की युति हो जाए, तो फिर आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो आपकी कुंडली में यदि गज केसरी योग है तो आपको कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, सदा सदा आप निरंतर आगे बढ़ते ही जाएंगे। तो क्या सभी के कुंडली में गज केसरी योग एक जैसा ही फल देगा? क्योंकि चंद्रमा एक माह में जो मूव करता है तो लगभग 2.5 दिन तो गुरु के पास ही रहेगा। तो इसका मतलब बहुत लोगों की कुंडली में यह योग होना चाहिए। तो इसकी चर्चा करेंगे कि कितने रश्मियों की से युक्त होकर यह गज केसरी योग आपकी कुंडली में बढ़िया फल देगा, सुंदर फल देगा। उसके पहले जिनके कुंडली में गज केसरी योग बनता है, तो आप मान के चलें कि आपके अंदर परमात्मा ने कुछ खास दिया है, आपके व्यक्तित्व में कुछ खास है। इसको कई कई किताबों में बट वृक्ष की संज्ञा दी गई है। बट वृक्ष क्या होता है? बट वृक्ष के नीचे बहुत से जीव जंतु अपना जीवन यापन करते हैं, लोगों को छाया देता है, लोगों को आश्रय देता है। लेकिन बट वृक्ष की एक खासियत और है, बट वृक्ष के नीचे किसी भी वृक्ष का विकास नहीं हो सकता। वह अपने नीचे किसी भी अन्य पौधे को पुष्पित पल्लवित नहीं होने देता। इसलिए गज केसरी योग वाले जातक के साथ रहने वाले व्यक्ति ज़्यादा पुष्पित पल्लवित नहीं हो सकते। आप अपने आसपास अगर किसी की कुंडली में इस तरह के योग है तो आप देख सकते हैं, उसकी छाया में भी रह के आपको काम करना पड़ेगा। कभी कभी तो ऐसा देखा गया है
कि ऐसे जातक की संतान भी जातक के साथ रह के बहुत विकास नहीं कर पाती। जब वह जातक से दूर उसकी संतान होती है तभी संतान भी विकास करती है, वरना संतान भी दब के रहती है। ऐसे जातक के शत्रु भी उसके आश्रय में रहते हैं, उससे लाभ लेते हैं, लेकिन उसको क्रॉस नहीं कर पाते। कभी कभी ऐसी स्थितियां बनती हैं कि कुछ बेल आती है और वो बट वृक्ष पे चढ़ जाती है, बट वृक्ष पे ऊपर आ जाती है, माने बट वृक्ष को भी ढक लेती हैं। वो जब आपके इस कुंडली में गजकेसरी योग वाले में और योगों को सम्मिश्रण होगा, शनि राहु बैठ जाएंगे या इनकी दृष्टि आ जाएगी, तब इस तरह की स्थिति आती है। गजकेसरी योग में जिनकी भी कुंडली बना हुआ है, एक बात आप अधिकांशतः देखेंगे कि अगर दशम भाव का स्वामी थोड़ा भी कमजोर हुआ तो ऐसे जातक को पिता के सुख में कमी होती है, या यूँ कह सकते हैं कि अधिकांशतया लगभग 75% के आसपास जिनके कुंडली में गजकेसरी योग बन जाता है उनको पिता के सुख में कमी होती है, या पिता की छत्र छाया कम समय के लिए ही मिल पाती है। ऐसे लोगों की माता निश्चित रूप से तेजस्वी होती हैं और आय के स्रोत भी माता के पास रहते हैं, चाहे पिता के पेंशन से हो या घर की बागडोर संभाल लेते हों। उस स्थिति में माँ की आय निरंतर बनी रहती है, माता ही पालन पोषण करती हैं। एक और पॉइंट यहाँ पे बनता है कि जिनके भी कुंडली में गजकेसरी योग खासकर यदि चतुर्थ भाव में बन जाए तो जैसे आप घर बनवाना आरंभ करेंगे वैसे आपकी माता को परेशानी आना शुरू हो जाएगी। साथ ही आपके पास बहुत कीमती ज़मीन होगी, आप ऐसी ज़मीन खरीद लेंगे जिसका कोई भाव नहीं होगा, लेकिन जैसे आपने खरीदा वो दिन दूना रात चौगुना बढ़ना शुरू होगा। तो जिस भाव में गजकेसरी योग निर्मित हो रहा है उस भाव की कीमत बढ़ जाएगी। जिस भाव पे गजकेसरी योग बनेगा उस भाव की कीमत यह योग बढ़ा देगा। अब आपको ये देखना है कि दोनों की रश्मियों में कितना अंतर है, क्योंकि एक 2 अंश पे गुरु या 28 अंश पे चंद्रमा अगर बैठे हैं तो गजकेसरी योग क्या वैसे ही फल देगा जो लोग बहुत ऊंचाई छू लिए हैं उनके कुंडली में। तो ऐसा हमारे शास्त्रकार कहते हैं कि ऐसा नहीं है। जब चंद्रमा और गुरु की रश्मियां बराबर हों, माने 10 अंश का चंद्रमा 10 अंश के गुरु हों, वहां पे जो योग गजकेसरी योग बन रहा है वो सर्वोत्तम बनेगा। चंद्रमा मन के कारक के साथ साथ क्या है ना, चंचलता का भी कारक है। चंद्रमा को हाथी कहा गया है गजकेसरी योग में। हाथी क्या है, बहुत ताकतवर होता है और मन में बहुत ताकत है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। केसरी माने सिंह, सिंह क्या है, दूरदर्शी है, शिकार करना जानता है। तो अगर हाथी के ऊपर शेर बैठ जाए तो जंगल में किसका शिकार नहीं कर सकता, सबका शिकार कर लेगा। इसलिए अगर आपकी कुंडली में गजकेसरी योग बना हुआ है तो आप सबका शिकार कर सकते हैं, मतलब आप किसी से पराजित नहीं होंगे। आप जिससे भिड़ जाएंगे उसको पराजित ही होना पड़ेगा। लास्ट में शत्रु भी आपके शरण में आके ही जीवन यापन करेगा। यह गजकेसरी योग का महत्व है। आपके पास भू संपदा होगी, कीमती जमीनें होंगी, आपके पास बड़ी बड़ी लग्जरियस गाड़ी। एक्चुअली हाथी का जमाना तो रहा नहीं, तो आजकल जो गजकेसरी योग का मतलब ही था हाथी की सवारी आपको मिलेगी। तो आजकल आपके पास बड़ी बड़ी लग्जरियस जो 2-2 करोड़ की गाड़ियां हैं वो गाड़ियां आपके पास रहेंगी। जो भू संपदा के साथ साथ बहुमूल्य रत्न हैं वो भी आपके पास बहुतायत मात्रा में रहेंगे। अब यह आपके कुंडली में 1 नंबर की राशि से लेकर 12 नंबर की राशि तक बनेगा तो क्या सब में एक जैसा फल देगा, या क्या गजकेसरी योग किसी भी राशि में बनेगा, 12 राशियों में बनेगा, 12 घरों में बनेगा, सब में एक जैसा फल देगा? इसकी चर्चा करते हैं। तो शास्त्रकार हमारे कहते हैं कि जब भी यह गजकेसरी योग चंद्रमा की राशि में या गुरु की राशि में बन रहा हो तब यह ज़्यादा फलदायक है। शास्त्रकार एक और बात कहते हैं कि यदि चंद्रमा से केंद्र में बृहस्पति बैठे हो तब भी यह गजकेसरी योग बनता है।
फलित कितना होता है इसको आपको देखना पड़ेगा। बनने के लिए शास्त्र में शास्त्रकार कहते हैं कि बनता है, मतलब क्या हुआ, आंखें तो हैं, ज्योति कितनी है ये आपको देखना पड़ेगा। प्रत्येक पुष्प जो है वो सुगंधित नहीं होता, देखने में आकर्षक हो सकता है, चित्ताकर्षक हो सकता है, लेकिन उसके सुगंध को आपको नज़दीक जाके ही अनुभव करना पड़ेगा। जो सुगंध गुलाब में है वही गुड़हल में है क्या? तो हर जगह बना हुआ गजकेसरी योग एक जैसा फल देगा क्या? मेरा अपना अनुभव है, आप लोग अपना भी अनुभव शेयर कर सकते हैं कमेंट के माध्यम से, कि जब भी यह गजकेसरी योग गुरु की राशि में बने, चंद्रमा की राशि में बने और केंद्र में बने, गुरु की राशि में, चंद्रमा की राशि में, साथ में केंद्र में बने, तब यह योग पूर्णतया फल प्रदान करने वाला होता है। जैसे हमारे शास्त्रकारों ने कहा है, गजकेसरी योग की जो महत्ता स्थापित की है वह जब कर्क में, धनु में, मीन में बनता है तब यह योग पूर्णतया फलित होता है। साथ ही जब यह योग मेष में, वृश्चिक में बनता है, सिंह में बनता है तब भी फल प्रदान करने वाला होता है, लेकिन केंद्र में होना चाहिए। यह योग 6, 8, 12 में फल प्रदान नहीं करता, कहने के लिए गजकेसरी योग बनता है। चलिए चर्चा करते हैं कि अगर आपके मेष से लेके मीन राशि तक यह गजकेसरी योग बनता है तो क्या फल देगा। लग्नानुसार, आपके भाव के अनुसार अगले वीडियो पे चर्चा करेंगे कि कहाँ पे क्या फल देगा। अभी मेष राशि से लेके मीन राशि तक तो शास्त्रकार कहते हैं कि अगर आपके मेष में या वृश्चिक में गजकेसरी योग बना हुआ है, अब वृश्चिक में बनेगा तो क्या होगा, वृश्चिक में चंद्रमा निम्न के हो जाएंगे, लेकिन मेष में क्या है, यहाँ पे सेनापति के घर में है। तो ऐसा व्यक्ति सेना में, पुलिस में बहुत उच्च पद को प्राप्त करता है, या ये अपने प्रशासनिक क्षमता की वजह से सरकार में उच्च पद को प्राप्त करते हैं। इनका दबदबा इनके संपूर्ण क्षेत्र पे होता है। ये लोग बहुत तेजस्वी, ओजस्वी और वीरतापूर्ण कार्य करने वाले होते हैं। जो महान सेना नायक हुए हैं, जो बढ़िया योजना बनाने वाले लोग हुए हैं, उनके कुंडली में यह योग द्रष्टव्य होता है। ऐसे योग वाले लोग अगर भू संपदा का कार्य करते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, तो बहुत बड़े स्तर के व्यापारी होते हैं, बड़े स्तर पर काम करते हैं। या ये लोग सरकार को जो युद्ध की सामग्री है उसका क्रय विक्रय भी करते हैं। यह गजकेसरी योग जब भी मेष में या वृश्चिक में बनता है तो ये लोग सरकार से कनेक्ट होकर काम करते हैं। वृषभ और तुला, वृषभ में चंद्रदेव उच्च के हो जाएंगे, गुरु का यहाँ पे साथ मिला, ऐसे जातक महान कलाकार बनते हैं। उनके अंदर कला जो होती है ना, कूट कूट के भरी होती है। वो नए नए विचार लेके आते हैं, कलात्मक जो विचार होते हैं उनके अद्भुत होते हैं। यहाँ पे गुरु ज्ञान देता है, गुरु थाट देता है, सोच देता है, नवीनता के साथ, आध्यात्मिकता के साथ। आपके जो कला होगी ना उसको संसार नए स्वरूप में ग्रहण करेगा। चंद्रमा मन का कारक है, तो मन में वो संवेदनाएं आएंगी। कुछ कलाकार की जो एक्टिंग होती है ना, वो एक्टिंग लगती नहीं, वो लगता है नहीं उस पात्र को वो जी रहे हैं, वो जीते हुए प्रतीत होते हैं। तो जिनके कुंडली में गजकेसरी योग वृषभ में और तुला में बन रहा होता है, वो यही लोग होते हैं जो कला को जीते हैं। यहाँ पे अगर कहीं इनके कुंडली में शुक्र की दृष्टि पड़ जाए या शुक्र की युति बना ले, तब ऐसे लोग कला के जगत में इतिहास रचते हैं। इनको बड़े बड़े पुरस्कार मिलते हैं, नोबेल पुरस्कार तक ये लोग प्राप्त करते हैं। और कला के माध्यम से ही ये जीवन में मान, पद, प्रतिष्ठा, संसार में जितनी भोगात्मक सामग्री है सब कुछ प्राप्त करते हैं। मिथुन और कन्या, मिथुन और कन्या में जो युति बनेगी चंद्रमा की और गुरु की, वो भी गजकेसरी योग बनाने वाली होगी। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा सदैव, गजकेसरी योग सभी में बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आपके लग्नानुसार जो होगा ना वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा।
अब मिथुन में कन्या में बनेंगे, लेकिन गुरु अगर यहाँ पे शुभ भावों के स्वामी हैं, माने जैसे कन्या लगन हो गई, कन्या लगन में क्या गुरु चतुर्थेश है और सप्तमेश है, चंद्रमा आयस है, तब यहाँ पे अगर सप्तम भाव में बन गया, सप्तम भाव में बना दिए या एकादश भाव में बन गए, तब यहाँ का जो गजकेसरी योग होगा ना, अपने आप में अद्भुत होगा। आप व्यापार के माध्यम से विदेशों में भी अपना साम्राज्य स्थापित करेंगे, विदेशों में भी फैक्ट्री आप लगा लेंगे। जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ पे कल कारखाने तो आपके होंगे ही होंगे, व्यापारिक रिश्ते आपके होंगे ही, आप विदेशों से भी व्यापार करेंगे। लेकिन यही योग अगर आपके कुंडली में दसम भाव में बनता है या लगन में बनता है, तब यह योग उतना फलवती नहीं होगा जितना कि सप्तम और एकादश भाव में होगा। इस चीज़ को जब भी आप कुंडली में लगा रहे हैं तो जरूर देखिएगा वहाँ पे ग्रह की क्या पोजीशन है, किन भावों का कारकत्व प्राप्त है। तो जब मिथुन में, मिथुन लगन में या मिथुन राशि में कन्या राशि में योग बन रहा हो, तब ऐसा जातक बुद्धि के बल से, व्यापारिक दृष्टिकोण से, लेखन के कार्य से, वाणी के माध्यम से अपने जीवन में बहुत ज़्यादा धन संपदा कमाता है। उसके जो व्यापारिक रिश्ते होते हैं वो विदेशों तक से होते हैं, सरकार से व्यापार करता है। ऐसे लोग मीडिया में काम करते हुए देखे गए हैं। मीडिया में बड़े बड़े चैनल जो लोग चलाते हैं, बड़े बड़े जो पत्रकार हैं, उनकी कुंडलियों में यह योग स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। कर्क में बनेगा तो कर्क में तो अपने ही राशि में बनेगा, चंद्रमा की राशि में बनेगा। तो चंद्रमा भी चूँकि राजा का प्रतिनिधित्व करता है, राज्य सरकार से अटैच करता है, तो यहाँ पे आप सरकार से अटैच हो सकते हैं, गृह मंत्रालय में आपकी अच्छी पकड़ हो सकती है, और जो भी इस तरह के कार्य होते हैं उसमें आपको दक्षता प्राप्त होती है। जो समुद्र के किनारे चांदी से रिलेटेड जितने भी काम हैं, चंद्रमा से रिलेशनशिप में जितने काम आते हैं, यहाँ पे वो सारे कार्य आप बहुत अच्छा कर पाते हैं। आप बहुत अच्छा एक लोगों को परिवर्तित करने वाला लेक्चर दे सकते हैं। एक ऐसे आप धर्मगुरु बन सकते हैं जो समाज की दिशा और दशा परिवर्तित कर दें। आपके नाम के संप्रदाय बन सकते हैं। आपका यहाँ पे गजकेसरी योग वह फल आपको प्रदान करेगा। सिंह में बनेगा तो सिंह में बनने से आपको सरकार में उच्च पद मिलेंगे, आप नेता बन सकते हैं, राजनेता बन सकते हैं, आप प्रदेश के अध्यक्ष बन सकते हैं, मुख्यमंत्री बन सकते हैं, और चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हैं। दशमेश की स्थिति अच्छी रही तो सिंह राशि में जब यह योग बनेगा तो डायरेक्ट आपको सरकार से अटैच करेगा, सरकार से आप संपर्क में, सरकार के साथ काम करेंगे, राज्य सत्ता देगा। सीधे सीधे आप बोले राज्य सत्ता स्थापित कर देगा। हो सकता है आप पढ़े लिखे ना हो। गजकेसरी योग वालों के साथ एक ये भी परेशानी देखी गई है कि इन लोग जो शिक्षा होती है ना, कष्ट में होती है। हो सकता है कि वो बहुत अच्छे ना पढ़े लिखे हो, लेकिन उनका जो मध्यकाल के बाद 36 वर्ष के पश्चात गजकेसरी योग वालों के जीवन में 36 वर्ष के पश्चात ही स्थिरता आती है, और 40 वर्ष के बाद ये लोग बहुत ज़्यादा विकास करते हुए देखे गए हैं। इसलिए इनका जो आरंभिक काल होता है वो थोड़ा सा दबाव में होता है, तनाव में होता है, और संसार में जो जितना जलता है उतना ही कुंदन बन के निकलता है। तो यह स्टार्टिंग में आपको संघर्ष कराएगा। तो सिंह राशि में अगर आपके है तो आपको संघर्ष के माध्यम से बाद में सफलता प्रदान करेगा। आप सरकार के टच में आएंगे, आप चुनाव लड़ेंगे, और मंत्री पद तक आपको यह गजकेसरी योग ले जाएगा। या यहाँ पे ऐसे लोग स्वयंभू अधिकारी होते हैं, माने जो जिसको बोलते हैं ना गुंडा टाइप लोग। अपने प्रदेश में गुंडा होते हैं, जिला में गुंडा होते हैं, वो कोई भी सरकार आए जाए उनकी अपनी ही चलती है। तो यहाँ पे बना हुआ योग ऐसा भी व्यक्तित्व प्रदान करता है। सरकारें आए जाएं, बाला साहब ठाकरे, सरकारें आती जाती रहेंगी, लेकिन जो वो चाहते थे वही होता था। ऐसे लोगों की कुंडली में यह योग बनता है। अब शनि की राशि में जब मकर और कुंभ में गजकेसरी योग बनता है तो क्या होगा? शास्त्रकार हमारे कहते हैं कि शनि की राशि में बना हुआ गजकेसरी योग आपको भूमि से बहुत ज़्यादा धन संपदा दिलाएगा। आप जो मजदूर वर्ग है, जो काम करने वाला वर्ग है, उन लोगों को साथ में लेके
आप एक अपना साम्राज्य स्थापित कर सकते हैं। उन लोगों के आप नेता बन सकते हैं। ऐसे लोग उन लोगों को आगे करके अपनी बातें सरकार से मनवा लेते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा होता हुआ देखा नहीं गया। शास्त्रकार कहते हैं, अभी मकर लगन में आप जब भी देखेंगे तो शनि यहाँ पे लग्नेश हो जाएंगे, चंद्रमा आपके सप्तमेश हो जाएंगे और गुरु आपके पराक्रमेश हो जाएंगे तो बनेगा। लेकिन वहीं जैसे आप राशि परिवर्तित कर देंगे तब यह योग उतना फलवती नहीं होता। या जो कुंभ में गुरु की भूमिका मिली हुई है वो मकर में नहीं मिली है। कुंभ में गुरु 2 धन स्थानों का स्वामी होता है, अतः कुंभ लगन के लिए तो बात बनती है। लेकिन कुंभ राशि और कर्क राशि में यह योग हर लगनों में फलवती होगा, इसको आपको स्वतः ही चेक करना पड़ेगा। लेकिन निश्चित रूप से गजकेसरी योग आपके जीवन में आपको ऊंचाई देने आया है। आपके कुंडली में जब गजकेसरी योग लग्नानुसार शुभ भावों में बनेगा तो वो आपको कहाँ से कितना लाभ देगा, कैसे लाभ देगा, लग्न से लेके द्वादश भाव तक, इसकी चर्चा हम करेंगे अगले वीडियो पे। तो यह गजकेसरी योग जिसको छत्रधारी योग के नाम से कहा जाता है। छत्रधारी योग माने गजकेसरी योग है तो आपको छत्र मिलेगा, माने पताका मिलेगी। जो बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं उनकी गाड़ियों में ध्वजा लगाया जाता है, जो राजनेता होते हैं उनकी गाड़ियों में ध्वजा लगती है। तो छत्रधारी योग है ये। नदी योग इसको कहा गया है। नदी अपने साथ साथ बहुत कुछ खींचती ले चलती है। चंद्रमा नदी का कारक है, गुरु धन के कारक है। तो अगर यह योग आपकी कुंडली में शुभ भाव में बन गया तो आपके पास आपके घर में धन की नदी बन जाएगी, ज्ञान की नदी बन जाएगी। आप कितना पैसा कमाएंगे ना आपको कुछ पता नहीं रहेगा। आपको पैसा छुपाने के लिए जगह खोजनी पड़ेगी। मान सम्मान का कारक है। गुरु चूंकि काल पुरुष की कुंडली में नौमेश हैं और व्यस हैं, मोक्ष के कारक हैं। तो अगर शुभ भावों में यह योग बना तो आपको मोक्ष तक ले जाएगा। लेकिन गज माने हाथी, केसरी माने शेर, शेर और हाथी जब एक दोनों साथ आ जाएं तब जंगल में कोई बचेगा नहीं, सब पे ये शासन करेंगे। इसलिए यदि आपकी कुंडली में यह योग शुभ भावों को लेके शुभ स्थान पे बना हुआ है तो आप मान के चलिए कि आप कुछ खास करने के लिए पैदा हुए हैं। अब यह योग कब फलवती होगा? तो योग फलवती होने के लिए आपको यह देखना पड़ेगा कि उसकी महादशा और अंतरदशा कब आ रही है। जब महादशा अंतरदशा आएगी तभी यह योग फलवती होगा। कितना फलवती होगा? तो फलवती होने के लिए आपको लग्नेश की डिग्री देखनी पड़ेगी। अगर आपका लग्नेश कमजोर है तब यह योग सिर्फ देखने के लिए बना रह जाएगा, फलवती नहीं होगा। साथ ही गुरु और चंद्रमा की रश्मियों को देखना पड़ेगा। अगर गुरु और चंद्रमा की रश्मियाँ अच्छी हैं, गुरु और चंद्रमा की डिग्री आप लगभग बराबर हैं, 2-4 डिग्री आगे पीछे, तब यह योग बहुत फलवती होगा। अगर एग्जैक्ट 1 डिग्री के आसपास है, 20 अंश का गुरु है, 20 अंश का चंद्रमा है, तब ऐसे योग वाले इतिहास रचते हैं। ऐसे योग वाले जिस पार्ट पे इस योग को लेके पैदा होते हैं उस पार्ट में नया इतिहास बना के जाते हैं। तो आप चेक करें आपके कुंडली में किस भाव में यह योग परिवर्तित हुआ है। अगले वीडियो में चर्चा करेंगे आपके लग्न से लेके द्वादश भाव तक यह योग जब बनेगा तो कहाँ पे कैसे क्या फल देगा। तब तक आपके लिए राधे।